बॉन्ड आपके मैनेजर्स के पास या पास क्या होनी चाहिए, राइट। ये डिसिप्लिन एग्जैक्टली वो वाला डिसिप्लिन जैसे हम कहते हैं कि टास्क का डिसिप्लिन मेंटेन, वैसे ही यहाँ पर है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको आपने क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि हर चीज़ आपकी मैनर्ड वे में चलती है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन, राइट। कहीं कोई पॉइंट प्रॉब्लम पे है तो यू कैन स्टॉप एंड आस्क मी, ओके। Then there's unity of command. Now the unity of command is basically that every employee in the organization is receiving orders from the single boss or the single source. There is only one boss who is giving all the whole organization or the people who are working in any particular department. यानी जो आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हो वो सिर्फ एक बॉस से कर रहे हो। अगर आपके पास एक ही बॉस है जिससे आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हो और आपको उसी को रिपोर्ट करना है, तो ये कंडीशन बेसिकली आपकी केस होने से अवॉइड करती है कि जितने ज़्यादा बॉसेस होंगे उतना ज़्यादा आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। एक कह रहा है मेरी सुने। अगर हम अपनी फैमिली की भी एग्जाम्पल लें, हमारे घर में एक ही से होती है, फादर होती है। अगर ज़्यादा डीलिंग में तो ऑब्वियसली वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो फैमिली के सिस्टम को खराब कर देती है। हाँ, हायरार्की लेवल इज समथिंग एल्स, आपका डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बॉसेस है, बट द पॉइंट इज जिस लेवल से ऊपर वाले हैं वो ऑब्वियसली उसी की सोच रहे हैं सबको नीचे, ठीक है। आप बहुत सारे सोर्सेस से नहीं आ रहे, आपके पास ऑर्डर एक सोर्स का आइडिया, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हमारा एक चीज़ ये है कि हम चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करेंगे डुअल चेन ऑफ कमांड, ठीक है। डुअल चेन ऑफ कमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल? वहाँ पर आपका जो एक एम्प्लॉय है वो दो बॉसेस से ऑर्डर रिसीव करे, ठीक है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अभी आपने इसमें मिक्स नहीं करना, उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि डुअल चेन ऑफ कमांड इज एब्सोल्युटली है। वो कुछ केसेस में कुछ सिचुएशन में आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है दैट यू हैव टू गिव ऑर्डर टू टू बॉसेस, ठीक है। वो क्या उसकी डिटेल्स में हम चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। नाउ unity of direction, that is employees or every department is working in the same direction to achieve the entire goal for the organization, ठीक है। ये आपका गोल करने के लिए हर एम्प्लॉय या हर डिपार्टमेंट इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ तो और डायरेक्शन में मूव कर गया, फाइनेंस डिटेल्स में और कर गया है। अगर आपकी डायरेक्शन मैच नहीं करेंगी तो ऑफकोर्स आप लोग टाइमली अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। एवरी डिपार्टमेंट should have a unity in the direction. Is it clear? Is it clear? Yes. Now more take up. Okay, point number 6 is subordination of individual interest to the general interest. Now, समझ आया है इस पॉइंट से? individual to the general interest for वो तो हो गया क्या बोलते हैं? हाँ, वो unity of direction. ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट हो, वो कंपनी से वो इंटरेस्ट से वो जरा आपका इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए। एंड सेकेंडली यू हैव टू थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड देन अबाउट योर ओन। आपने सेल्फिश होकर ये नहीं सोचना कि मेरा फायदा हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन बेशक लॉस में जाए। वी एक्चुअली हैव टू कंसिडर द वर्क प्लेस एज आवर फैमिली। जहाँ पर हम काम करते हैं हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि यहाँ से हमें ये जगह हम लोग को पैसे दे रही है, हमें फीस ले रही है, तो हम लोग को उसके अंदर एक फैमिली की फीलिंग होनी चाहिए। जब आप एक चीज़ को फैमिली की तरह कंसिडर करोगे तो ऑफकोर्स फिर आप उसके इंटरेस्ट का करोगे और अपने इंटरेस्ट आपके बाद में आएंगे। आपकी फैमिली में ही हमारा पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले कितना सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, राइट। सिमिलर इन द केस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अवर फैमिली एंड वी हैव टू थिंक अबाउट अवर फैमिली फर्स्ट, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट। That is remuneration. Remuneration is all about wages and salaries. Wages क्या डेली बेसिस। एक वर्कर ने मजदूर ने काम किया रात तक, उसको हमने रात तक जितने पैसे बनते थे वो उसको दे दिए। सैलरीज क्या होती है, हम लोग यहाँ काम करते हैं बहरिया में, हमारा मन कंप्लीट होने के बाद हमें सैलरी, ठीक है। अब रेम्यूनरेशन से मतलब ये है आपकी जो भी वेजेस और जो भी सैलरीज बनती हैं वो उसको उनकी मेहनत के मुताबिक टाइमली आप दे दीजिए, ठीक है। सालाना बोनस होता है, बेस ऑफ परफॉर्मेंस, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो जो
नहीं आनी है, दैट इज समथिंग एल्स। चीज भी क्या होना चाहिए, आपको टाइमली मिल जानी चाहिए, जितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करे महीने का आपको जरूरत ही नहीं है काम की, 2 दिन का आपका काम है, तो वो जितने दिन में आप उसको दे दीजिए। मेरे पास में फादर now point number 8 is centralization. Centralization is basically the degree to involving your subordinates in giving suggestions. ठीक है, यानी आप अपने subordinates को या आप अपने employees को किस हद तक इन्वॉल्व हो कि वो आपको अपनी सजेशन दे सके। ठीक है, अगर तो आप अपने employees को हाई लेवल पे इन्वॉल्व कर रहे हो, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज एट हाई लेवल, तो आप कहते हो कि वो कौन सी अप्रोच है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। लेकिन आप नहीं, अगर आप इन्वॉल्व करते हो दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो एम्प्लॉयज की दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड। तो ये इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इस चीज को आप सिर्फ सेंट्रलाइजेशन नहीं कहोगे, इसमें सेंट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है और पॉइंट नंबर 8 में डिजिटलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है। समझ आइए बात में? Point number 8 है, point number 8 is about the level of involvement of employees. The level of involvement of employees, ठीक है? अगर तो involvement बहुत ज़्यादा है या आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से पूछते हो, तो वो आपकी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है। ठीक है, राइट इट डाउन। लेकिन अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हो एम्प्लॉयज को, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो वो आपकी कौन सी अप्रोच होगी, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है ना, ग्रीन में एक्सपायर किया है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो रही हो तो सेंट्रलाइज्ड है। तो रेफरेंस टू डिग्री टू विच समवन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं है। अगर ये हायर लेवल पे यहाँ लिखा होता तो फिर ये सेंट्रलाइजेशन होता। हाँ, जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो आपका सेंट्रलाइजेशन है। हाँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज आप लोग का पेपर मैंने डिजाइन करना है, ठीक है, पेपर बनाने से पहले अगर मैं आपकी क्लास में आके आप लोगों से इनपुट ले रही हूँ या आप लोग क्वेश्चन ले रही हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज होने चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यानी मैं आप सबको इन्वॉल्व कर रही हूँ। When I am involving your it means my decision making style would be ठीक है। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, आपका पेपर मैंने खुद बैठ के बनाया और एग्जाम आपके सामने आपका पेपर आ गया, तो दैट वुड बी माय और मैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ही हूँ। हाँ, मतलब आपके जैसे क्वेश्चन आएगा, we cannot say that one style is better than another. Okay, that again depends. Exactly, लेकिन आप एक बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि आप हमेशा अपने एम्प्लॉयज को किसी भी सिनेरियो में इन्वॉल्व करो। That can vary from department to department as well. ठीक है, या that बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको कंसीडर करना होता है, फिर आपको एक अप्रोच बनानी होती है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैटर लॉट, ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा साइज की है तो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज करते हो उसको डिफाइन कर दो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर किसी की सुविधा इम्प्लीमेंट करना रहता है साइज करके, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साइज अगर स्मॉल है तो वहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम है, हर किसी से आपका फेस टू फेस में भी इंटरेक्शन हो रहा है। There are many factors. और फैक्टर्स में आ जाता है what employees do you have, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज क्रिएटिव हैं, अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उस कंडीशन में आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी को, यानी डिसेंट्रलाइज्ड बिल्कुल होता है। इसलिए आप देखते हो कि कोई एक कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को आपके माइंड में रखना होता है, देन यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। और दूसरा ये कि एक स्टाइल ऐसा नहीं है कि जो आपने बस वही बड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा, विद कंडीशंस में भी आपको अपने चेंजेस लेकर आने हैं, ठीक है। Then we have scalar chain. Scalar chain is the
line of authority that is coming or moving from top to bottom. ठीक है, यानी हायरार्की करते हैं, टॉप से मिडिल पे आया, मिडिल से लोअर पे आया, कोई भी ऑर्डर अगर आ रहा होता है तो वो टॉप से डिफरेंट लेवल से गुजरता हुआ that is the idea of the scalar. The authority or the orders that are coming from top and moving to the bottom. अगर कोई ऑर्डर आना होता है टॉप से पहले मिडिल पे आएगा, मिडिल से फिर फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, जो आपकी डिफाइंड हायरार्कीज हैं, you have to follow those hierarchies. Point number 11 about ये ऑर्डर कौन सा है कि every equipment, every material or all the people should be at the right place. ठीक है, अब राइट प्लेस पे आपका इसकी जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करोगे, जो जिन रिसोर्सेज पर सकता है आप उनको वही रिसोर्सेज दैट इज द आइडिया ऑफ हैविंग थिंग्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, राइट। देन इक्विटी, ये हमने पढ़ा था, फ्रेडरिक टेलर ने भी ये बताया था कि आपने तमाम एक्सपर्ट्स को क्या करना है, फेयरली ट्रीट करना है, इक्वल करना है। दिस अगेन वाज द प्रिंसिपल दैट वाज proposed by Henry Fayol. Equity is very important. You have to treat all the employees very equally and fairly. किसी को किसी भी एक वजह से आपने precedence या preference नहीं देना, okay? There is stability of tenure of personnel. हाँ जी, इससे कुछ समझ आई बात? कोई आपका ओपिनियन इसके बारे में? अपनी मैनेजमेंट का टाइम पीरियड जो भी प्रॉपर 1 साल का है या 2 साल का है, वो एक ही मैनेजर नहीं रहना चाहिए, दूसरों भी like rewarded. आप कोई साथ ले रहे हो या अब इसमें ये है कि बिना senior security people are quite near to that, but actually the thing is अब ये होता है ये है stability of tenure पर है कि ऑर्गेनाइजेशन में wherever we are working हम लोग वहाँ से उस जगह को क्विट करके जा सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ होती है 1 साल का काम प्रॉमिस किया हुआ या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप 1 साल से रहोगे, दैट इज समथिंग एल्स, बट इन अदर केसेस यू आर नॉट बाउंड टू ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ जब तक आप करना चाहो करते हो, फिर अपना नोटिस पीरियड लेके आ सकते हो, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, अब कोई भी रीजन हो सकता है, एनी एक्सपर्ट रीजन में भी, अ बेटर अपॉर्चुनिटी में भी, गॉड फॉरबिड आपके साथ पुराना खासा ऐसा कुछ हो गया एक्सीडेंट किया, आप खा सकते, कोई भी रीजन हो सकते हैं। अब जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, वो जगह क्या हो जाएगी उसकी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। The organization should have the replacement to fill those vacancies temporarily, ठीक है। अगर आप उस वैकेंसी को फिल अप नहीं करते हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर क्या हो रहा होता है, इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट हायरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ वन-डे प्रोसेस। ऐसा नहीं है एक बंदा आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो अगले दिन आपको एक नया बंदा भी मिल जाएगा, इसमें टाइम लगता है, कभी लग सकता है। अब साल को हटा देना चाहिए, वो कोई अगर सिफारिशी होगा तो फौरन आ जाएगा, अदरवाइज अगर एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की आप बात करो तो इट ऑलवेज टेक सम टाइम। आपने ऐड दिया, आपके ऐड के लोगों ने अपना रिज्यूमे भेजा, फिर आपने उसकी स्क्रीनिंग की, फिर आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, तो इन तमाम चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप मूव होने में आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब ये जितना टाइम है कि आप एक नई हायरिंग कर रहे हो, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हाट यू डू, यू ब्रिंग सम रिप्लेसमेंट फ्रॉम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग आपके एरिया से होंगे वो आपको टेम्परेरी क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। बात समझ आई है? जिसको समझ नहीं आई आगे ये हाँ तो आपका क्या ख्याल है, उनको चाहिए ना कि कोई टाइम पीरियड बॉन्ड दे और देखिए आपने करने में और चीज बिल्कुल होता है, यूजुअली भी होता है। मैंने आपकी बात की ना, हाँ
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनोवेशन आ रही है, तो वो हम ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे इससे। हाँ but then again you cannot say anybody कि अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्या आप किसी को हमेशा के लिए वहाँ नहीं बिठा सकते हो? जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप क्या प्रेफर करोगे? तो ये भी आप ये कहो कि आप मेरे एक महीने की सैलरी मुझे रख लें लेकिन मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? तो जब जाओगे तो ऑब्वियसली उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए फिर आपके पास दैट इज द आइडिया ऑफ दिस पॉइंट नंबर 11। समझ आ गई बात की? उसके बाद है कि हमारे पास इनिशिएटिव coming up with new ideas, unique ideas, introducing something new or taking a first step. Initiate करने से मतलब क्या होता है? कि आप पहली दफा कुछ कर ले रहे हो, ओके? जब आप कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज करने लगते हो तो उसके लिए you need to have some kind of encouragement or support from your bosses. अगर आपके बॉसेस या आपकी टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी इनिशिएटिव लेने में तो कोर्स आप हमेशा एक रेजिस्टेंस फील करोगे, कभी भी आप इजीली नया स्टेप नहीं ले सकोगे, ठीक है? तो फॉर दैट इंस्टेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके टॉप के एम्प्लॉयज बैठे हैं जो नहीं करते सपोर्ट भी करें और आपको इंकरेज भी करें नया स्टेप लेने के लिए, ठीक है? क्यों इंकरेजमेंट जरूरी है? For the betterment, and another thing is that whenever you are taking the first step or whenever you are bringing something new or different, there is an element of risk involved. Okay? Because you are never sure कि जब आप मार्केट में लॉन्च कर जाओगे तो क्या आप सक्सेसफुल रहोगे या फेल हो जाओगे। वो एक अलग बात है कि आपने बहुत सारे सर्वेज में भी किए होंगे, मार्केट सर्वे, आप मार्केटिंग में भी पढ़ भी रहे होंगे इसको, या मार्केट में बहुत सारे करते हो, बट स्टिल उन सर्वेज के बाद भी यू आर अगेन नॉट 100% श्योर कि आपका प्रोडक्ट कितने हद तक लाइक किया जाएगा या डिसलाइक किया जाएगा। जब आपके प्रॉपर सर्टेनिटी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि रिस्क वहाँ पर इन्वॉल्व है। जब रिस्क होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम सपोर्ट फ्रॉम योर बॉसेस। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक फियर होगा कि मे बी अगर मेरा स्टेप गलत हुआ तो मुझे फायर कर दिया जाए, मुझे जो इंक्रीमेंट मिलना है वो ना मिले, आपके अंदर फियर होगा। And the final point is aspirating for, this is a French phrase, इसका मतलब ये है कि ठीक है, working in a team will obviously improve your productivity, ठीक है? क्योंकि जब आप टीम में काम कर रहे होते हो तो आपको सपोर्ट चाहिए। अभी तो आसान के लिए आसान से मिलेगा। आज से 2 मिनट अच्छा, जमात के लिए आपके लिए क्या ऑप्शन बेहतर है कि आपकी क्लास में भी जो लोग नमाज पढ़ते हो ना इसके बाद बाहर जमात लगा दिया करो। जमात में ही पढ़नी होती है ना नमाज, ईमान की जरूरत है तो मिल जाएगी। क्या आपके सामने कोई है कि है ना आज से तुम नमाज पढ़वाओगे मेरी क्लास के बाद, ठीक है? मेरी क्लास के बाद हम नहीं पढ़ेंगे इसके बीच। बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अल्लाह अकबर होगी तो वो आगे भाग जाएगा, मरीज का क्या होगा? जिंदगी हुई तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। काम करता है किसी का ऑपरेशन नहीं कर रहा ना, लेकिन पूरा don't argue and don't make me feel bad as Then we have next paper, ठीक है? No, time is up. last time Ma'am, time is up. repetition है, hello. Now this one is also it's not next paper, it's paper, ठीक है? इसको paper बोलोगे। इससे क्या किया था? Here class, don't make me shout. Next paper ने एक ideal organization को define किया, ठीक है? अब उसने ये कहा कि जो एक organization है, it's also known as a bureaucratic organization, उसके अंदर ये तमाम characteristics होते हैं, ठीक है? तो next paper, right? ये क्या characteristics है? ये जब अभी आप
about grooming of employees. ठीक है? अब आपने एम्प्लॉयज की करियर डेवलपमेंट के लिए उनकी पर्सनल स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए एक प्रोसेस दैट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हायर समबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क ऑन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है? इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? डिफरेंट ट्रेनिंग देना, डिफरेंट वर्कशॉप अरेंज करवाना, सेमिनार अरेंज करवाना, आपको डिफरेंट फॉरेन ट्रिप पे भेजना. इन तमाम चीज़ों से आपकी स्किल्स क्या होंगी? मजीद अपग्रेड होगी. ठीक है? दैट इज डायग्नोज करियर ओरिएंटेशन. एंड एक पर्सनालिटी, इसका मतलब ये है कि जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं वो तमाम एम्प्लॉयज के ऊपर इक्वली बेंड होते हैं. ये जो हमने इक्विटी में पढ़ा. ठीक है? यानी रूल्स रेगुलेशंस आर सेम फॉर एवरीबॉडी हूएवर इज वर्किंग इन दी. अगर कोई किसी के चाची मामे का बेटा है तो उसको आप किसी भी बेसिस पे प्रेफरेंस नहीं दोगे. What is this bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी को इसने बोला था मैक्स वेबर ने आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम दे दिया था ब्यूरोक्रेसी. हाँ, वो तो आप ये तो इसके कहने का मतलब था ना. ठीक है? उस सिस्टम में जो आप बात कर रहे हो उससे आपने रिपीट किया गया कि आपने गवर्नमेंट नहीं करनी है. दैट इज समथिंग एल्स. ये इसके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी, बिल्कुल है. अब आप बात सुनो, वो दिखाओ तो जो लिखे तुमने दिखाओ. इस चीज़ के बारे में अभी जो टीचर ने पढ़ाया था मैं समझ नहीं आ. क्यों? मैं सही से कल शेयर करके लाऊंगी. गलत ही होता है. नहीं हम हराम खाते हैं. मैं ये हराम से पहले पढ़ा हूँ. हराम खाता है. हलाल की चीजें मिलती है.
या फिर